इलेक्शन क्लास 9 है। क्लास 9 एनसीईआरटी। कहाँ तक पढ़ चुके हम लोग इसमें? देखिए बेटा बुक। इनसाइड इंडियन सिलेक्शन मशीनरी पर हो चुका है ना, इलेक्ट्रल सिस्टम भी हो चुका है, तो लॉ भी हो गया है। तो लॉ में 2 लॉ पढ़ा था 1950 और 1951। ये लॉ पढ़ाया था ना, तो 2 लॉ पढ़ाए थे आपको। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट ऑफ 1950 और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951, ये हो चुका है ना। नेक्स्ट आपको पढ़ना है डेलिमिनेशन कमीशन, है ना। डेलिमिनेशन कमीशन से हम लोग देखते हैं। डेलिमिनेशन कमीशन, ध्यान देंगे इस पर। कह रहा है कि ड्यू टू नो दैट द बाउंड्रीज of your parliament and assembly constituencies are not permanently fixed। एक शब्द हम लोगों ने पढ़ा हुआ था constituencies। इसका मतलब को बता सकता है, बढ़िया से समझाए थे। constituencies इसको कहते हैं चुनावी क्षेत्र, चुनाव क्षेत्र। इसको समझा नहीं है आप लोगों ने बढ़िया से, फिर से एक बार समझाते हैं। याद कीजिए क्लास जरा सा, आप रिवीजन आप लोग नहीं कर पा रहे हैं घर पर। कॉन्स्टिट्यूएंसी आप समझ में बैठा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है, हिंदी होता है चुनावी क्षेत्र। ये क्या है चुनावी क्षेत्र? जैसे मान लो कि चुनाव हमारे यहाँ कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। पहला कौन सा चुनाव है भाई? तो पार्लियामेंट, ठीक है। दूसरा जो चुनाव होता है वो स्टेट लेवल का होता है, और तीसरा जो चुनाव होता है वो लोकल लेवल का होता है। ये 3 तरह के चुनाव समझ में आया बात। पार्लियामेंट में जो चुनाव हम करते हैं वो एमपी के लिए करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। स्टेट लेवल पर जो चुनाव होता है उसको हम एमएलए कहते हैं। ये भी बात तो, ये तो कॉमन शब्द है आजकल, बच्चा जानता है भाई चुनाव होता है तो किस चीज का चुनाव हो रहा है भाई? एमपी का हो रहा है। किस चीज का चुनाव हो रहा है? एमएलए का हो रहा है। इसको भी जानते होंगे, मुखिया वगैरह का चुनाव करते हैं हम, वार्ड का चुनाव करते हैं, बीडीसी का, पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो चुनाव कितने तरह के हुए? 3 तरह के। इसको, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं। अब भाई पार्लियामेंट चुनाव के लिए पूरे देश को 543 भागों में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। यानी पूरे देश को कितने भागों में बांट दिया गया? 543 हिस्सों में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। इसमें क्या लेते हैं हम? तो एक जिला को एक पार्ट मान लेते हैं। एक जिला क्या हुआ? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया। या हो सकता है कि अगर 2 जिला ले लिया गया है तो दोनों जिलों की संख्या क्या है? कम कम है, तो दोनों जिलों की कम कम संख्या मिलाकर के एक बड़ा संख्या बना दिया। या एक ही जिला की संख्या क्या है? उतना बड़ा है जिससे हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या कर सकते हैं? घोषित कर सकते हैं। तो उसको एक जिला को या 2 जिला मिला करके हम एक चुनावी क्षेत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? उसी तरीके से स्टेट लेवल में राज्य स्तर की जब चुनाव होती है तो राज्य जो है वो अलग अलग राज्य सीमा के आधार पर, बाउंड्री के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर एक दूसरे से क्या है? अलग अलग है। कोई राज्य बड़ा है,
कोई राज्य छोटा है तो जो राज्य बड़ा है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज की संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, और जो राज्य छोटे हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज की संख्या क्या होगी, छोटी होगी। क्लियर, समझ में आया? इसी को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं, चुनावी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब एक सिंपली इस पर आप समझ लो, लोकल इलेक्शन होता है जिसमें मुखिया चुनते हैं। तो मान लो कि एक गांव है, विलेज है, एक गांव है, गांव विलेज है वो, और विलेज में अकेले अगर 5 से 7 हजार या 10 हजार पॉपुलेशन हो जाता है तो एक गांव को हम क्या कर देंगे, पंचायत घोषित कर देंगे। तो एक पंचायत क्या हुआ, एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया। अब उस पंचायत में अगर 10,000 पॉपुलेशन है तो 500 पॉपुलेशन पर, 1,000 पॉपुलेशन पर उसको 10 टुकड़ों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। तो एक जो टुकड़ा हुआ वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, किसका, वार्ड का। तो सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या हो गया हमारे देश में, चुनावी व्यवस्था का सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या हुआ, वार्ड हुआ, और चुनावी व्यवस्था का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या हो गया, पार्लियामेंट का चुनाव। क्लियर हुआ? इसी को कह रहा है डिलिमिनेशन कमीशन। यानी ये कमीशन कह रहा है कि हमारे देश में कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है या बनाई गई है वो फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है का मतलब क्या होता है, उसकी सीमा को या तो घटाया जा सकता है या फिर बढ़ाया जा सकता है, या दूसरे सीमा में क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। समझ में बात आई? क्लियर हुआ? एनसीईआरटी की किताब पर देखें, वहां पर नजर रखें। डू यू नो दैट द बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है, सीमाएं, बाउंड्रीज ऑफ योर पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, दोनों को देखो, पार्लियामेंट्री एंड स्टेट असेंबली को क्या कहते हैं, स्टेट लेवल को क्या कहते हैं, असेंबली इलेक्शन। ध्यान देना, स्टेट लेवल के चुनाव का क्या नाम है, असेंबली इलेक्शन। तो दो तरह का चुनाव हो गया ना, एक कौन सा, पार्लियामेंट्री संसदीय चुनाव, और दूसरा कौन सा हो गया, सभा स्तरीय चुनाव। तो सभा स्तरीय चुनाव किसको कहेंगे, राज्य स्तर पर होने वाले चुनाव, जिसमें हम किसका चुनाव करते हैं, एमएलए का चुनाव करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये दोनों की जो बाउंड्रीज है, सीमाएं हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी आर नॉट परमानेंटली फिक्स, ये फिक्स नहीं होते। यानी क्या किए जा सकते हैं, घटाए भी जा सकते हैं, बढ़ाए भी जा सकते हैं, या दूसरी सीमा में इसको जोड़ा भी जा सकता है। जो बच्चा इन दोनों चीजों को बढ़िया से नहीं समझेगा वो फिर आगे नहीं समझ पाएगा। इसलिए फिर से एक बार आश्वस्त करो कि आपने समझ लिया है सब सारी चीजों को। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या हुआ, चुनावी क्षेत्र। चुनावी क्षेत्र का मतलब क्या हुआ भाई, एक एक क्षेत्र जहां से एक एक हमारे द्वारा चुने हुए नेता या प्रतिनिधि क्या करते हैं, चुनाव जीतते हैं। अब इसको दूसरे तरीके से समझो, आपका स्कूल है, ना, तो आपका स्कूल क्या हुआ, एक पार्लियामेंट हो गया। और स्कूल के कमरे जो है 6, 7, 8, 9, 10 अलग अलग कमरे हैं, और 6 में भी अलग सेक्शन है, 5 गो सेक्शन है, 7th में भी 5 सेक्शन है, 8th में भी 5 सेक्शन है। तो ये अलग अलग सेक्शन क्या हुए, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गए। लेकिन स्कूल क्या हुआ, एक पार्लियामेंट। यानी क्लास 6 एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसमें से क्लास 5 में से बच्चे जा रहे हैं कहां पर, क्लास 6 में। क्लास 7 एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ, जिसमें से 7 से बच्चे कहां पर जा रहे हैं, 6 से बच्चे कहां पर जा रहे हैं, 7th में। तो एक एक जो क्षेत्र से अलग अलग लोगों को हम चुन करके क्या करते हैं, पार्लियामेंट में या विधानसभा में भेजते हैं। वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम से जाना जाएगा। समझ में बात आ गई? ये कह रहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है किस चीज का, पार्लियामेंट्री लेवल का या फिर स्टेट लेवल का, यानी जिसको हम किस नाम से जानते हैं, असेंबली इलेक्शन के नाम से जानते हैं, यह फिक्स नहीं है। यह क्या है, परिवर्तनशील है, यह बदलते रहता है। बढ़िया समझे? उसके बाद कह रहा है कि the boundaries of the constituencies change over time depending on shift in the population density। अगर मान लो कि एक भोजपुर जिला को, इधर ध्यान दो, पटना जिला,
ये पटना क्या भाई डिस्ट्रिक्ट है ना, पटना क्या है डिस्ट्रिक्ट है। मान लो कि पटना का भी पॉपुलेशन कितना भाई 10 लाख, तो पॉपुलेशन तो बेटा स्थिर रहने वाला चीज नहीं है, ये क्या होगा, ये बढ़ते ही रहेगा। तो मान लो कि 20 साल बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी हो गई 20 लाख। अभी 2027 2026 में इसकी पॉपुलेशन कितनी है 10 लाख, ठीक है। 2036 में इसकी पॉपुलेशन कितनी हो गई 20 लाख। तो अभी 10 लाख के अनुसार एक पटना जिला को क्या मान दिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया गया किसका, पार्लियामेंट्री चुनाव का। लेकिन इसकी संख्या क्या हो गई 2036 आते आते कितनी हो गई, बढ़ गई। तो अब इस पटना को हमको दो भागों में क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा ना। तो एक जिला जो पहले एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी, पॉपुलेशन बढ़ गया तो अब कॉन्स्टिट्यूएंसी की संख्या क्या कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी, यानी उसी में दो भाग कर दिया जाएगा। पहले पटना से एक ही एमपी का क्या होता था, चुनाव होता था। अब 2036 में पॉपुलेशन बढ़ गया तो एक पटना से दो भागों में उसको बांट दिया गया, तो दो कंस्टिट्यूएंसी हो गया, चुनावी क्षेत्र हो गया। तो अब दो एमपी क्या किए जाएंगे, चुने जाएंगे। क्लियर हुआ, यानी ये जनसंख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। सीधे सीधे एक चीज दिमाग में लगा रखो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी, द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी डिपेंडेंट ऑन द पॉपुलेशन। किसी भी चुनावी क्षेत्र की बाउंड्री जो है, सीमाएं जो है, उस क्षेत्र की जनसंख्या के ऊपर क्या करती है, निर्भर करती हैं। जनसंख्या बढ़ गया तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जनसंख्या घटने का तो कोई नामो निशान है नहीं। तो जब भी बढ़ेगा तो जनसंख्या बढ़ेगा तो चुनावी क्षेत्र की संख्या क्या कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, समझ में आया। Without delineation, one member of a parliament MP might represent 5 lakhs people, 5 लाख। देखो यहाँ दे भी दिया, संख्या भी दे दिया कि एक जो एमपी होते हैं एवरेज कितने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 5 लाख। मतलब 5 लाख कहीं पर जनसंख्या है तो आप ये समझ लो कि एक पार्लियामेंट्री चुनाव के लिए उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया जाएगा। कितना जनसंख्या होनी चाहिए, 5 लाख। यदि 5 लाख जनसंख्या हो गई तो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे हम, पार्लियामेंट्री लेवल ऑफ इलेक्शन, यानी वो कंस्टिट्यूएंसी हो गया, एक चुनावी क्षेत्र। ठीक है, समझ में बात आई, क्लियर हुआ। कितनी संख्या का रहा है, नियर अबाउट 5 लाख, 5 लाख से ऊपर थोड़ा सा जा सकता है या थोड़ा बहुत नीचे रह सकता है। एवरेज कितना हुआ 5 लाख से अगर हो गया तो उसको किस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसी घोषित की जाएगी, पार्लियामेंट्री इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी घोषित कर। क्लियर हुआ। While another might represent 25 lakhs, depending the objective of the equal representation. Delimitation is the process of determining the number of seats and fixing the territorial boundary in which states are states for election to the लोक सभा एंड विधान सभा। डेलिमिनेशन का मतलब हुआ कि सीटों की संख्या को क्या कर देना, बढ़ा देना या फिर घटा देना। सीट की जो संख्या है, पार्लियामेंट्री सीट की जो संख्या है या विधानसभा सीट की जो संख्या, उसको क्या करना, बढ़ाना या फिर घटाना। इसी को क्या कहते हैं भाई, डेलिमिनेशन के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट है, क्लियर है। It aimed to ensure that the ratio of seats to the population is as close to equal as possible across all constituencies. इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जितने भी constituencies हैं, मतलब 543 अगर क्या है constituencies है, तो सब में नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए। यानी 5 लाख है तो हम प्रयास करेंगे कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का पॉपुलेशन क्या हो जाए, 5,25,000 हो जाए। किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का पॉपुलेशन क्या हो जाए, 5 लाख रहे। किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का पॉपुलेशन 4,95,000 हो जाए। मतलब 5-10 हजार घटा बढ़ा सा पॉपुलेशन
हो जाए, इसको हम डेलिमिनेशन के नाम से जानते हैं। यानी जनसंख्या के आधार पर चुनावी क्षेत्र का निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, डेलिमिनेशन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आपका टॉपिक यहां से चेंज हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉपी में नोट करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब समझते हैं, भारत का चुनाव आयोग। इसको क्या कहते हैं, भारत का चुनाव आयोग। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, ईसीआई। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, ईसीआई। ठीक है। अब देखिए, जितना भी चुनाव होता है, सारा चुनाव हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये दो तरह के चुनाव कराता है। एक अभी पढ़े हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इलेक्शन, और दूसरा पढ़े हम लोग असेंबली फॉर्म ऑफ इलेक्शन। यानी राज्य स्तर के चुनाव और राष्ट्र स्तर के चुनाव। पार्लियामेंट्री चुनाव को भी कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन। और स्टेट लेवल एजेंसीज के भी चुनाव को भी कौन कंडक्ट कराता है, तो इलेक्शन कमीशन। इसका बहुत बड़ा रोल है। इट प्ले अ वेरी वाइटल रोल, इट हैव अ वेरी बिग पावर। सबसे पहले ये कौन लोग होते हैं, ये किसको बनाया जाता है इलेक्शन कमीशन, तो जो हमारे देश के आईएएस आईपीएस हैं, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, दोज हु हैव मोर एक्सपीरियंस, जिसको बहुत क्या होता है, अनुभव होता है। ठीक है। जिसके जीवन में डॉट जैसा कोई करप्शन के लिए बिंदु की जगह ना हो, जो भ्रष्टाचार में किसी भी तरीके से लिप्त ना हो, जिस पर किसी भी तरह का कोई आरोप ना हो, एकदम साफ सुथरा छवि वाला इंसान को हम क्या बनाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यहां पर थोड़ा सा समझेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट, सीधा किसके द्वारा, प्रेसिडेंट। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीधा राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। चयन जो होता है, चुनाव जो होता है कि हु विल बी द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन कौन बनेगा, ये सीधा किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा। और इसमें सहमति होती है किसकी, तो पार्लियामेंट की और प्रधानमंत्री की और कैबिनेट की, है ना। जो लोग चुन करके हम भेजते हैं पार्लियामेंट में, उनकी सहमति होनी चाहिए, कैबिनेट की सहमति होनी चाहिए और प्रधानमंत्री की सहमति होनी चाहिए। तब इस व्यक्ति का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। और इसके पास बहुत सारे पावर है। यहां तक पावर है कि एक बार अगर प्रेसिडेंट ने इसका चुनाव कर दिया, तो फिर इसके काम में प्रेसिडेंट भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते। इतना पावर होता है इसके। ये पूरी चुनाव व्यवस्था का, है ना, व्यवस्थापक होता है। हर चीज, नॉमिनेशन, चुनाव की घोषणा, मतलब कब चुनाव कराया जाएगा इसकी भी घोषणा करता है, कैसे चुनाव कराया जाएगा इसकी भी घोषणा करता है, कब उसका काउंटिंग होगा, कब रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। इतना सब कुछ ये करने वाला जो व्यक्ति है, जो पद है, उसको हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको देखने के लिए मिलेंगे। और क्लास 9th है ये, 9th और 10th जिन बच्चों ने एसएसटी को बढ़िया से पढ़ लिया, उसके लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या हो जाता है, बहुत हल्का हो जाता है। स्टार्ट करें हम लोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज vested in the election commission of India (ECI)
सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इंटायर प्रोसेस फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। हमारे भारतीय संविधान में एक नाम जोड़ा गया है जिसको हम मुख्य चुनाव आयोग के नाम से जानते हैं। इसका हिंदी क्या होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? मुख्य चुनाव आयोग। और ये जो पद है वो भारतीय संविधान के अनुसार है। ये क्या करता है अभी बताया है? ये क्या करता है भाई कि ये पूरे चुनाव प्रोसेस को, लिखा हुआ है कंडक्ट एंड प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, ये पूरे चुनाव को क्या करता है? कंडक्ट कराता है। ठीक है ना? ये पूरे चुनाव को क्या करता है? कंडक्ट कराता है। पूरे चुनाव के प्रोसेस को यानी उसकी गतिविधियों पर क्या करता है? नजर रखने वाला व्यक्ति कौन होता है? कौन होता है? इलेक्शन कमीशन। ठीक है? किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि ऑल द स्टेट लेवल इलेक्शन, ये क्या क्या कराता है? तो ऑल स्टेट लेवल इलेक्शन वर्क इन सुपरवाइज्ड बाय द चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ द स्टेट, राज्य के मुख्य चुनाव आयोग के देखरेख में राज्य के चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। क्लियर हुआ? Who is appointed by the ECI from among the civil servant in constitution with the concerned state government। कह रहा है कि अगर राज्य का चुनाव आयोग कोई बन रहा है या बनाया जा रहा है तो उसको कौन अपॉइंट करता है? जो सिविल सर्वेंट हो। सिविल सर्वेंट का मतलब क्या? IAS लेवल का जो व्यक्ति हो, जो एकदम साफ सुथरा छवि वाला हो, जिस पर किसी भी तरह का कोई करप्शन का दाग न लगा हो, उसको राज्य स्तरीय चुनाव आयोग या राष्ट्र स्तरीय चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है। एकदम साफ सुथरा छवि वाला व्यक्ति को ये क्या किया जाता है? पदभार दिया जाता है। वो बहुत साफ सुथरा इंसान चाहिए। वेरियस स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर सच एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड तहसीलदार एक्सेट्रा। ठीक है? अब जिला लेवल पर भी इसको चुना जाता है। पहले इलेक्शन कमीशन कितने तरह का हो गया भाई? पहला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, ये पहला इलेक्शन कमीशन हो गया। दूसरा इलेक्शन कमीशन कौन होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट। ठीक है? इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट को कौन नियुक्त करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट भी हो गया, इसके बाद तीसरा कौन सा होता है भाई? डिस्ट्रिक्ट लेवल इलेक्शन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल इलेक्शन कमीशन। तो इसमें कौन लोग होते हैं भाई? जो डीएम होते हैं। जो डीएम है, जिला का जो डीएम है वो क्या होता है? यहां ब्रैकेट में लिख लो ना, डीएम। ठीक है ना? क्लियर हुआ? उसके बाद नीचे कौन होता है भाई? इसके बाद में नीचे भी होते हैं हर लेवल तक। ठीक है ना? सब डिस्ट्रिक्ट तो इसमें कौन हो सकते हैं? DCLR, SDM, ये लोग क्या हो सकते हैं? इलेक्शन कमीशन के रोल प्ले कर सकते हैं। कब? जब चुनाव आता है तब। क्लियर हो गया? यानी ये सारे लोग किसकी देखरेख में काम करेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य चुनाव आयोग के दिशा निर्देश में ये लोगों को क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड तहसीलदार आर ऑल्सो असिस्टेंट इलेक्शन ड्यूटीज बाय द डिस्टिंग्विशिंग देम एज अ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, आरओ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एंड सो ऑन। इतने सारे लोगों को हम पदभार दे सकते हैं किस चीज का? इलेक्शन कमीशन का। और इनके देखरेख में क्या किया जाता है? चुनाव संपन्न कराया जाता है। क्लियर हुआ? समझ में आ गई बात? अब है ECI क्रिएट द इलेक्ट्रॉल रोल।
ECI क्रिएट द इलेक्ट्रॉल रोल। इलेक्ट्रॉल रोल का मतलब क्या होता है भाई? छोटे छोटे से बातों को समझो। इलेक्ट्रॉल रोल को क्या कहते हैं हम? मतदाता सूची। मतदाता सूची मतलब क्या हुआ? जिनकी उम्र क्या हो गई? 18 वर्ष या उससे अधिक, उस तरह के व्यक्ति जो मत देने के क्या हो गए? लायक हो गए। द पीपुल हैविंग एज ग्रुप ऑफ 18 और above, ठीक है, दोज आर एप्लीकेबल टू कास्ट देयर वोट, उनके नाम को जहां पर जोड़ा जाता है उसको हम इलेक्टोरल रोल के नाम से जानते हैं, यानी मतदाता सूची कहते हैं उसको। क्या कहेंगे? मतदाता सूची। यानी वो लोग अपना अब मत का क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्लास 9th में हो, अभी रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो 13.5 साल होना चाहिए आपका उम्र, ठीक है। 18 साल के हो जाओगे, आपका भी नाम किस में जोड़ दिया जाएगा? इलेक्टोरल रोल में जोड़ दिया जाएगा। तो इलेक्टोरल रोल भी तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। समझ में आएगा? यही निर्धारित करता है कौन लोग मत देंगे और कौन लोग मत नहीं। क्लियर है? टॉपिक चले दूसरा। क्या कर रहा है? ECI क्रिएट द इलेक्टोरल रोल। ECI अब शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे तो फॉर्म में आ जाएगा ना। ECI क्रिएट इलेक्टोरल रोल। इसको क्या कहते हैं? इलेक्टोरल रोल का मतलब क्या होता है? मतदाता सूची। क्या कहेंगे इसको हम? मतदाता सूची में किसका नाम जोड़ा जाता है? जल्दी से बोलो। मतदाता सूची में किसका नाम जोड़ा जाता है? 18 या 18 वर्ष से ज्यादा के लोगों का नाम किस में जोड़ देते हैं हम? इलेक्टोरल रोल में, ठीक है ना। तो ये इस रोल में कौन नाम जोड़ता है? किसके आदेश से नाम जोड़ता है? तो इलेक्शन कमीशन के आदेश से नाम जोड़ता है, ठीक है। द ECI सेंड ऑफिशियल इंस्ट्रूमेंट्स टू एवरी हाउस होल्ड टू कलेक्ट डाटा अबाउट द एलिजिबल इलेक्टोरल। ध्यान दीजिए, ECI जो होता है वो घर घर अधिकारियों को भेजता है। आप लोग गांव से हो, शहर से बिलोंग करते हो, एक चीज बताओ कि जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो देखे होंगे चुनाव आता है तो घर घर पहुंचते हैं और वो मांगते हैं आपसे सूची कि आपके घर में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के कौन कौन से लोग, किनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। तो जिनका जुड़ा हो तो ऑलरेडी जुड़ चुका है, जिनका नहीं जुड़ा हुआ है और जो लोग 18 वर्ष की उम्र में हो जाते हैं उसका हम क्या करते हैं? उनको मास्टर साहब को, टीचर्स को, जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उनको हम नाम क्या करते हैं? उपलब्ध करा देते हैं। इससे क्या होता है? उनका नाम किसमें जुड़ जाता है? इलेक्टोरल रोल में जुड़ जाता है। तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है? जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको घर घर क्या करता है? भेजता है, ताकि जो लोग 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं जोड़ा गया है, उनके नामों को क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए। ये पहला काम होता है। किसके द्वारा कराया जाता है? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। टू कलेक्ट डाटा अबाउट द एलिजिबल electors, as you have studied, only citizen who meet the eligibility criteria can vote। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या हुआ? मतलब योग्यता क्या हुआ? वोट देने की योग्यता क्या हुई? तो 18 ईयर्स हुआ वोट देने की, 18 ईयर और एबव, 18 वर्ष या उससे अधिक का कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? चुनाव दे सकता है और उसका नाम इलेक्टोरल रोल में जोड़ा जा सकता है। यह काम किसके द्वारा कराया जाता है? तो ECI के द्वारा कराया जाता है। वो घर घर क्या करता है? भेजता है, लोगों के नामों को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। Only citizens who meet the eligible criteria can vote based on the collected information. Electoral roll are prepared for each constituency। जो भी डाटा ये क्या करते हैं? उपलब्ध कराते हैं। ये जो भी टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स,
गवर्नमेंट एम्प्लॉय घर घर जाकर के क्या करते हैं, जो डाटा लाते हैं उस डाटा के अनुसार किसी चुनावी क्षेत्र में मतदाताओं की सूची को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है और मतदाता सूची तैयार किया जाता है। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी बताए हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लगभग कितना पॉपुलेशन चाहिए, 5 लाख, ठीक है ना। तो 5 लाख मतलब एक जिला हो गया, एक जिला का लगभग पॉपुलेशन कितना होता है भाई, 5 से 7 लाख होता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इलेक्शन के लिए एक जिला क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया। तो एक जिले में बहुत सारे सरकारी स्कूल है, तो बहुत सारे सरकारी स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, एक एक गांव दे दिया जाता है, एक एक गांव के एक एक घर का क्या करो, डाटा हमारे पास लाओ। और एक एक गांव के एक एक घर का जब डाटा आ जाता है तो उसको जिला स्तर पर क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी बना करके और उनको वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिया जाता है। यानी उस जिले के लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में शामिल कर दिए गए और उनको उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट देने का क्या होता है, अधिकार होता है। ठीक है, समझ में आई बात। Only those whose names appear in the roll are allowed to vote. जिसका नाम रहेगा कहां पर, मतदाता सूची में, सिर्फ उन्हीं को क्या होगा, मत देने का अधिकार होगा। यानी जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है, यानी वो 18 वर्ष से क्या है, नीचे है, उनकी आयु सीमा 18 नहीं हुई है, या 18 है तो उसके पेरेंट्स ने डाटा नहीं दिया, इस वजह से सरकार ने उसका नाम नहीं चढ़ाया। या फिर वो हमारे देश का नागरिक नहीं है, किसी दूसरे देश से आकर के घुसपैठिए के तौर पे क्या कर रहा है, हमारे देश में रह रहा है, इसलिए उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कागजात नहीं है, इसलिए उसका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं आया। क्लियर है, तभी वो वोट देने का अधिकारी नहीं होता। अन्यथा अगर हमारे घर में 18 वर्ष के लोग हैं और जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमारे पास गए हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, अगर हमने उसको क्या किया, सही इंफॉर्मेशन दिया है, तो उसका नाम चुनावी मतदाता सूची में होगा और वो मत देने के योग्य हो जाएगा। क्लियर हुआ। Only those whose names appear on the roll are allowed to vote. The ECI also conduct a special intensive revision. सर, अभी ये चर्चा का विषय है, न्यूज वगैरह सुन रहे होंगे तो सर, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से तो वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा ही हुआ है, ध्यान से समझो इसको, सर को अभी बहुत बवाल चल रहा था इसको लेकर के, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन ने एक नया नियम बनाया सर का। सर का मतलब क्या होता है, एस फॉर स्पेशल, आई फॉर इंटेंसिव और आर फॉर रिवीजन, ठीक है ना। गहन पुनरीक्षक करते हैं। गहन मतलब गहराई के साथ क्या करना, वोटर लिस्ट में जुड़े हुए नामों का पता लगाना। इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे ऐसे लोग नाम अपना जुड़वा दिए थे जो हमारे देश के नागरिक है ही नहीं। और सरकार ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा, भैया जब तुम देश के हमारे नागरिक ही नहीं हो तो हमारे देश में मत देने का तुमको अधिकार नहीं है। तो तुम्हारा नाम आया कैसे, अगर नाम आया है तो तुम पूरे भारत के होने के, नागरिक होने के प्रमाण पत्र क्या करो, उपलब्ध करवाओ। अब जबरदस्ती से नाम जुड़वा दिया, भारत में रहने का प्रमाण पत्र है ही नहीं, भारत में नागरिकता को प्रूफ करने का आपके पास कोई सर्टिफिकेट है ही नहीं। उस तरह के लोगों का नाम क्या कर दिया गया, काट दिया गया। उसको किस भी व्यवस्था के नाम से जानते हैं, सर के नाम से जानते हैं, ठीक है। सर समझना क्या होता है, स्पेशल, क्या कहेंगे इसको हम, सर इट्स स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, समझ में आ गया। Verified and collecting the electoral roll through SIR, it ensures that number of eligible citizen is left out and no ineligible person is included in the electoral roll. इसका SIR का मतलब ये था कि जो वास्तविक हमारे देश के नागरिक हैं, जो वास्तविक हमारे देश के मतदाता हैं, उनका नाम क्या किया जाए, मतदाता सूची में जोड़ा जाए, और जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, जो मत देने के योग्य नहीं है, उनका नाम मतदाता सूची से क्या किया जाए, बाहर निकाला जाए। इसीलिए स्पेशल तरीके से क्या किया गया, इंटेंसिव किया गया, यानी गहन पुनरीक्षक किया गया,
ठीक है ना, गहन इस पर क्या की गई, छानबीन की गई और तब से जाकर के रिवीजन किया गया, यानी पुनः मतदाता सूची में उलटफेर किया गया, यानी जो लोग नहीं थे उनका नाम निकाला गया, जो लोग मत देने के योग्य हैं उनका नाम क्या किया गया, जोड़ा गया। उस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं हम, सर के नाम से। क्लियर, समझ में बात आ गई। This exercise ensured the additional of the all voters, especially the young voters who have just turned 18 and may be left out due to lack of awareness or any other reason. कह रहा है कि 18 वर्ष का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि 18 वर्ष के वे लोग जिनके अंदर जागरूकता नहीं होने के कारण उनका मतदाता सूची में से नाम क्या हो चुका है, छट चुका है, नहीं ऐड हुआ है, इस तरह के लोगों को क्या करना, नाम ऐड करना। 18 वर्ष के हो गए हो और पता ही नहीं है कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, जितने भी टीचर्स है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, दे विजिट डोर टू डोर, वो डोर टू डोर जाए, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, दोज हु आर एलिजिबल और those who have a criteria and those who have a age about the 18 years, their name should be added in the electoral roll. उनका नाम क्या होना चाहिए, electoral roll में जोड़ना चाहिए। The sir also deletes the name of the voters on the basis of the death of voters. अब उसमें से बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो मर गए, जो डेथ कर गए, अब फिर भी उनका नाम कहां पर चल रहा है भाई, इलेक्ट्रोल रोल में है, तो उनको भी जब मर गए हैं तो दे हैव नॉट एप्लीकेबल टू कास्ट देयर वोट, जब है ही नहीं तो वोट कहां से देंगे, उनका भी नाम जो डेथ कर गए, जो मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं, उनका भी नाम क्या करो, वोटर लिस्ट से हटाओ और नए नामों को क्या करो, वोटर लिस्ट में जोड़ो। चेंज ऑफ रेजिडेंस, जो विस्थापित हो चुके हैं, भोजपुर जिला छोड़ करके, पटना जिला छोड़ करके, ठीक है ना, और जाकर के महाराष्ट्र में क्या हो चुके हैं, बस चुके हैं, वहां का आईडी, वोटर आईडी कार्ड बना लिया, वहां पर अपना घर बना लिया, तो एक ही व्यक्ति दोनों जगह तो वोट देगा नहीं, यानी बिहार में भी उसका नाम हो जाए, महाराष्ट्र में भी हो जाए और गुजरात में भी हो जाए। इस तरह के लोगों को क्या करना, छांटना, एक ही जगह आपका क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। डुप्लीकेट इनरोलमेंट एंड बीइंग Being Indians special exercise is unparalleled. हर जगह क्या होना चाहिए, आपका नाम नहीं होना चाहिए, एक ही जगह आपका नाम होना चाहिए। And distinct from those in other part of the world, with over 96.8 crore eligible voters spread across a diverse region and territory. कहा कि 98.8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अलग अलग रीजन में क्या करते हैं, क्षेत्रों में निवास करते हैं, जो वास्तविक अपने क्षेत्र में निवास नहीं करते हैं, तो पटना के, लेकिन बस गए कहां पर, महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में, ठीक है ना। इस तरह के लोगों की संख्या कितनी, 98.8। द ECI मैनेज दिस एक्सरसाइज autonomously ensuring a free and a fair election nationwide. ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो चुनाव है उसको स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से क्या किया जाए, संपन्न कराया जाए, इसमें किसी तरह की कोई धांधली न हो। To carry out this function such as updating electoral roll, candidate nomination, regulating a campaign, law enforcement, coordination among the states, intensive security arrangement, counting of the votes, declaration of a election result and dispute resolution, the ECI makes intensive usage of information and communication technology and e-governance. सरकार कहता है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि मैं इसलिए काम करा रहा हूं ताकि किसी भी स्तर का चुनाव हो उसको स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराया जा सके, आप अपना नॉमिनेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सके, आप अपने चुनाव का प्रचार बहुत अच्छे तरीके से कर सके, किसी तरह की कोई धांधली न हो। इसके लिए इलेक्टोरल रोल को क्या करना, व्यवस्थित ढंग से प्रकाशित करना और एलिजिबल कैंडिडेट का ही सिर्फ नाम क्या करना, जुड़ना। इसके पीछे सीधा यही मतलब, इसी के उद्देश्य से सर को क्या किया गया था, लाया गया।
नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग